साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों ये सीरीज है, मैंने आप लोगों को बताया भी है, तो मैंने नाम दिया है इसको 5000 प्लस व्याख्या सहित प्रश्न उत्तर सीरीज। तो साथियों ये कंटिन्यू चलती रहेगी और आप लोगों ने बहुत सराहना की है इसके। साथियों शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो जरूर से जरूर कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करिए, और पहली बार अगर आप देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और शेयर जरूर कीजिए। और आपका एक कमेंट जो है मुझे अगर मिलता है तो साथियों उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं 61 क्वेश्चन से। कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता की जो भाषा है, कीर्तिलता और कीर्तिपता की जो भाषा है साथियों, कीर्ति, तो इसके आप सबको पता है कि इसकी मिश्रित अपभ्रंश भाषा इन्होंने मानी है। मिश्रित अपभ्रंश को ही हम लोग अव्वट भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो कीर्तिलता और कीर्तिपता का जो दो रचनाएं रही है, ये विद्यापति जी के द्वारा अव्वट भाषा में लिखी गई या मिश्रित अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। साथियों आप लोगों को यहाँ पर एक नाम और अलग से मिला होगा, मिश्रित अपभ्रंश। देखिए साथियों, अव्वट नाम तो हम लोगों को पहले से पता है कि जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है वो अव्वट भाषा में लिखी गई है। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है कि वहां पर अव्वट नाम न आकर के मिश्रित अपभ्रंश नाम भी आ सकता है। तो साथियों ये बात भी आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए आप अपने नोट्स में। विद्यापति ने कीर्तिलता में तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। साथियों कितनी बढ़िया बात कही है कि जो कीर्ति लता है उसमें कीर्ति सिंह कहाँ के राजा थे? तिरहुत के राजा थे। जो तिरहुत के राजा थे कीर्ति सिंह, उसमें उनकी उदारता और वीरता का वर्णन इन्होंने किया है। साथियों विद्यापति जो है वो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। देखो साथियों मैं आपको बता दूं, मैंने शिव सिंह का नाम तो सुना था, लेकिन कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे ऐसा नहीं सुना था। तो आप लोगों ने भी ये नई नई बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनमें नई बातें अगर रहती है तो आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। और मेरा मन तो हमेशा यही कहता है, मैं आपसे बार बार हर वीडियो में कहता हूँ साथियों, कि मुझे तो ऐसा फील होता है कि शायद इन क्वेश्चनों के बाहर हिंदी साहित्य के इतिहास में किसी कंपटीशन में जहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आता है, इससे बाहर जाए ऐसा मुझे फील नहीं होता है। साथियों साथियों मैं आपको बता दूं, ये आदिकाल के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं व्याख्या सहित। आदिकाल के कम से कम आपको मैं 5000 क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ, लगभग 5000 प्रश्न मैं यहाँ पर करवाऊंगा साथियों। आपको बहुत मजा आएगा, देखिएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है। बालचंद बिजावही भाषा, बालचंद बिजावही भाषा दुहनहि लगई दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? साथियों ये पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। बालचंद बिजावही भाषा दुहनहि लगहि दुज्जन हासा, ये बताइए कि ये जो है किस रचना की पंक्ति है? तो आप सभी को पता होगा ये किस रचना की पंक्ति है साथियों, कीर्ति लता की ही पंक्ति है। ये किसकी है? कीर्ति लता की। बालचंद बिजावई भाषा दूनहि लगहि दुज्जन हासा, तो विद्यापति के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। और ये पंक्ति जो है कीर्तिलता से ली गई पंक्ति है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का दोनों ही रचनाएं विद्यापति के द्वारा मिश्रित अपभ्रंश या अव्वट भाषा में लिखी गई थी। और जो कीर्तिलता कीर्तिपता का है उसमें से कीर्तिलता जो है तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह के जो वो दरबारी कवि थे, तो उनकी उदारता और उनकी वीरता का वर्णन इन्होंने इसमें किया था। साथियों चलिए बात करते हैं आगे इसकी डिटेल की। उपयुक्त पंक्ति जो है विद्यापति के कीर्तिलता ग्रंथ से ली गई है, जो अवध भाषा में या मिश्रित अपभ्रंश में इनके द्वारा लिखा गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। साथियों देखो यदि एक बात और आप लोगों को अच्छे से नजर आई होगी, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप इन क्वेश्चंस को जो है ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये प्रश्न है आप लोगों के लिए, एक नोट्स तैयार कीजिए आप लोग, आदिकाल टॉपिक डाल लीजिए, और आदिकाल टॉपिक डालने के बाद में
एक एक क्वेश्चन आप लिखिए, और उस क्वेश्चन को लिखने के बाद में उस क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उसी के नीचे क्रम डाल के आप वो क्वेश्चन भी लिख लीजिए। कितनी अच्छी बातें हैं साथियों। देखो एक प्रश्न तो यहाँ पर हो जाता है, बालचंद बिजावई बासा दुल्हनी लगई दुजन हासा। तो ये पंक्ति विद्यापति के द्वारा लिखी गई थी, और कहाँ से ली गई है, कीर्ति लता से ली गई है। एक प्रश्न तो ये हो जाता है। दूसरा प्रश्न होता है कि विद्यापति जो है कीर्ति लता को किस भाषा में लिखा, अवट भाषा में लिखा। उसके क्वेश्चन में लिख लीजिए, मिश्रित अपभ्रंश को ही अवट भाषा कहते हैं। उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहकर पुकारा है, तो श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कह करके पुकारा है साथियों। तो ये एक प्रश्न ये हो जाता है। अगला प्रश्न है, कीर्ति लता की जो रचना है वो भ्रंग और भ्रंगी संवाद के रूप में लिखी गई है। कितना प्यारा प्रश्न है साथियों, भ्रंग और भ्रंगी संवाद के रूप में लिखी गई रचना है। कीर्तिलता जो रचना है वो भ्रंग और भ्रंगी संवाद के रूप में लिखी गई रचना है। बहुत सारे प्रश्न जो है आप पढ़ने भी जाओगे, कहीं पर भी किसी भी टीचर से, वहां पर भी इतने सारे डिटेल वो आपको नहीं बताएगा। और मैं आपको बता दूं, जहां पर भी आपने विद्यापति को लिखा होगा वहां पर आप इन प्रश्नों को ऐड कीजिए, वहां पर ये डिटेल ऐड कीजिए, वहां पर ये जो मुख्य बातें आई है साथियों उनको ऐड कीजिए साथियों, फिर देखिए आपके नोट्स में चार चांद लग जाएगी। चलिए 63 नंबर का प्रश्न है, निम्न निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है। अमीर खुसरो के बारे में भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया, बहुत सारे क्वेश्चन अमीर खुसरो के हमने कर लिए, और इनसे बार अमीर खुसरो का एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। तो अमीर खुसरो की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, पहेलियां मुकरियां हैं, दो सूखने भी है, खालिक बारिये भी है, लेकिन पुरुष परीक्षा अमीर खुसरो की नहीं है। जो पुरुष परीक्षा है साथियों वो विद्यापति की रचना है। किसकी है, विद्यापति की रचना, और ये संस्कृत में लिखी गई रचना है साथियों। जबकि पहेलियां मुकरियां, दो सूखने और खालिक बारी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि या खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। किसको, अमीर खुसरो को। इससे इससे पहले हम लोगों ने अमीर खुसरो के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, और बहुत सारी डिटेल्स जो है हमने अमीर खुसरो के बारे में जानी है साथियों। देखिएगा 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो ये आपको याद रखना है, निर्गुण भक्ति धारा का इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, इसमें निर्गुण भक्ति धारा के जो है विद्यापति नहीं है। विद्यापति जो है निर्गुण भक्ति धारा के नहीं है। रैदास, नानक और कबीर, कबीर, रैदास, नानक ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। रैदास, नानक और कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। जबकि विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय से संबंधित थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और खेलन कवि कहा जाता है। ये उपाधियां इनको मिली हुई है विद्यापति को। और मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, तो मतलब अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है, अभिनव जयदेव के नाम से किस कवि को पुकारा जाता है। एक चीज आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिली है, खेलन कवि किसको कहा जाता है, खेलन कवि की उपाधि किस कवि को मिली है, तो ये भी विद्यापति को मिली है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। यार साथियों जरूर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मतलब मजा आ रहा है नहीं आ रहा आपको, इन क्वेश्चन को पढ़ने से बेनिफिट आपको हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर होता है तो जरूर कमेंट कीजिए, चाहे आप जुड़े हुए हो तो भी कमेंट करके बताइए, और आप नहीं जुड़े हुए हो पहली बार वीडियो आपको मिलता है तो जरूर कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ढोला मारूला दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम है। देखो 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 कितना बढ़िया प्रश्न है यार। ढोला मारूला दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम था, तो ढोला के पिता का नाम था राजा नल। साथियों मेरे को तो आज तक ऐसा प्रश्न मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है। ये जरूर पढ़ा है कि ढोला मारूला दोहा में जो है राजकुमारी का क्या नाम था, तो राजकुमार ढोला था, और राजकुमारी जो मारू तथा राजकुमारी मारवणी, इसमें प्रेम कथा है। लेकिन मैंने आज तक ये नहीं पढ़ा था कि ढोला के पिता का नाम क्या था, राजा नल था। क्या नाम था उसका, राजा नल। तो ढोला मारूला दोहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल,
और ढोला मारोला दोहा 11वीं सदी में रचित कवि कल्लोल की रचना है। जो ढोला मारोला दोहा है साथियों, वो कवि कल्लोल की रचना है और ये 11वीं शताब्दी में लिखी गई रचना थी। इसमें राजकुमार तो ढोला है और राजकुमारी जो है मारू है। तो ढोला तो इसमें राजकुमार है और मारू इसमें राजकुमारी है। इसको हम लोग राजकुमारी यहाँ पर मारवणी के नाम से, मारू मारवणी इसमें प्रेम कथा, ढोला और मारवणी या मारू की प्रेम कथा है। ये लोक प्रचलित प्रेम कथा है साथियों, जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। ये मूलतः दोहे में रचित है। तो ढोला मारवा दोहा यानी कि दोहा इसमें आ रहा है तो आपको वैसे याद हो जाएगा। ये दोहे में रचित है साथियों, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं शताब्दी में कुछ चौपाइयां जोड़ी है साथियों। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो पहली बात तो ये प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा, कि ढोला मारवा दोहा में जो है ढोला और इसमें इसकी जो राजकुमारी है वो कौन थी, वो मारू थी या मारवणी थी। ठीक है, ढोला मारवा दोहा जो है किसके द्वारा लिखी गई रचना है, कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई रचना है। कब लिखी थी, 11वीं शताब्दी में लिखी थी। ढोला मारवा दोहा जो रचना है वो किस फील्ड में या किस एरिया में राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। ढोला मारवा दोहा एक कैसी रचना है, तो ये एक प्रेम कथा है साथियों। ढोला मारवा दोहा जो है किसमें किसमें रची गई रचना है, तो ये दोहे में रचित रचना है। ढोला मारवा दोहा में जो है कुछ चौपाइयां जोड़ी गई, वो किसके द्वारा जोड़ी गई थी, कुशल राय के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 17वीं शताब्दी में जोड़ी गई थी साथियों। इतने सारे प्रश्न बन जाते हैं और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था एचपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये HPHESE असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत ये आया था साथियों। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी नाइस क्वेश्चन यार, मजा आ गया क्वेश्चन को पढ़ के। गोरखनाथ का जो समय है वो 11वीं सदी का है। ये मान्यता किस विद्वान की है, गोरखनाथ का जो समय है वो 11वीं शताब्दी का है। ये मान्यता किस विद्वान की थी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जो है गोरखनाथ को 11वीं सदी का मानते हैं। पढ़िएगा, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, ये मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की। मिस्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। जो गोरखनाथ है उसको मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है साथियों। कितनी बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखवाणी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर किया था। गोरखनाथ जो है मत्स्येंद्र नाथ के क्या थे, शिष्य थे। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, इनके गुरु थे। अगला प्रश्न आता है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है। जो नाथ पंथ है साथियों, वो सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये राहुल सांकृत्यायन का कथन मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं किसका कथन है। 67 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल अच्छी बात है, देख लेना चाहिए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, राहुल सांकृत्यायन का नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जो नाथ पंथ है वो सिद्धों की परंपरा से ही छट करके निकला है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है साथियों। किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पढ़िएगा, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखी थी, आदि प्रकरण 2 में कहा, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, सिद्ध कितने हैं, 84 हैं, उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी है, 9 है। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम यहाँ पर दिए गए। अब देखिए आप, 9 नाथ कौन कौन से हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हो साथियों। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि 9 नाथों में इनमें से कौन से नाथ नहीं है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये 9 नाथों का जो संख्या है वो कौन से ग्रंथ में है, तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार बताया गया है। देखिएगा, सबसे पहला है नागार्जुन, दूसरा है साथियों जड़ भरत, तीसरा है हरिश्चंद्र, सत्यनाथ फोर्थ, पांचवा है भीमनाथ, फिर अगला है छठा गोरक्षनाथ, और फिर सातवां है चरपट, और आठवां है जलंधर, और नवा है मल्लार्जुन। इतना बढ़िया क्वेश्चन है यार, मैं तो मतलब मेरा शरीर इतना खुश हो जाता है साथियों यार।
आप प्लीज जरूर कमेंट कीजिए यार। मैं तो इन क्वेश्चनों को जब पढ़ाता हूँ आप लोगों को इनकी डिटेल पढ़ के सुनाता हूँ, मुझे तो मजा आ जाता है। मजा, मतलब ये मान के चलिए। आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा यार। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। मोनोत नैर्सिरी ख्यात पृथ्वीराज रासो अचलदास खिंचरी रचने का। तो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है साथियों। तो पृथ्वीराज रासो जो है साथियों पिंगल की है। कैसे याद रखोगे, यहाँ प आ रहा है, यहाँ पर भी प आ रहा है। तो पिंगल पृथ्वीराज, पिंगल पृथ्वीराज, इस तरह से ये रचना याद हो जाएगी। तो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। और साथियों आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना यार। जरूर शेयर करना फेसबुक पे भी। अच्छा लगे तो, मतलब मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, ये मेरी मतलब दिल से इच्छा है कि यार हर व्यक्ति इसको शेयर करे। ठीक है, और दूसरों को बताए। इसकी पीडीएफ की चिंता आप लोग नहीं करें, इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ऐड हो जाइए। ठीक है, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ जरूर डालूंगा। चलिए, तो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है पृथ्वीराज रासो। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज रासो है। शेष विकल्प यहाँ पर वो पिंगल मिश्रित नहीं है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता आप सबको पता है चंद्रबरदाई है। पिंगल भाषा का जन्म पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों की ग्रहण करते हुए हुआ। इस भाषा में चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। राजस्थान के अनेक चारण कवियों ने इसका उल्लेख किया है। पिंगल जो है पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाता है। जो पिंगल भाषा है वो पूर्वी, तो पिंगल पूर्वी, पिंगल पूर्वी पर से ये भी याद हो जाएगा। और इसका जो अधिकतर साहित्य है वो भाट जाति के कवियों के द्वारा लिखित है। कितनी बढ़िया बात है। कौन सी जाति ने? भाट जाति ने। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवध ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। डॉक्टर चटर्जी ने क्या माना कि जो अवध भाषा है वो राजस्थान में पिंगल के नाम से विख्यात हुई। टोसी तोरी ने राजस्थान के पूर्वी भाग की भाषा को पिंगल नाम दिया। जो टोसी तोरी जो विदेशी विद्वान थे, उनके द्वारा राजस्थान की जो पूर्वी भाग है उसमें जो भाषा थी उसको पिंगल नाम दिया था। तो पिंगल नाम किसने दिया था? तोसी तोरी के द्वारा दिया गया था। राजस्थान की कौन सी भाषा को? पूर्वी भाग में बोली जाने वाली भाषा को इन्होंने नाम दिया था। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है, सही कौन सा नहीं है? संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ये यहाँ पर गलत है। तो ड ध्वनि का विकास होता है, ढ ध्वनि का विकास होता है, और संयुक्त स्वर ए का प्रयोग होता है। तो तीनों सही है, बाकी ये ऊपर वाला गलत है इसमें। चलिए देखिए, आदिकालीन हिंदी के संबंध में संयोगात्मकता की ओर झुकाव उपयुक्त कथन सही नहीं है। शेष विकल्पों के अन्य कथन सत्य हैं। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। आदिकालीन हिंदी मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी, पर कुछ अंतर भी थे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। अ आ इ ई उ ए ओ, ये 8 स्वरों, अपभ्रंश में कितने स्वर थे? 8 स्वर, याद रखिएगा। 8 स्वर मूल स्वर ही थे। आदिकालीन हिंदी में दो नए स्वर ए और ओ विकसित हो गए जो संयुक्त स्वर थे, जिनका उच्चारण क्रमशः अ और औ जैसा था। न और र, ल, स व्यंजन संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश में दंते ध्वनि थे। आदिकाल में अदृश्य हो गए। नह, मह, लह पर पहले संयुक्त व्यंजन थे। अब वे क्रमशः न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न रह करके मूल व्यंजन हो गए साथियों। ये याद रखना, पढ़ लेना आप इसको अच्छे से। जो भी आपको लगे इसमें से सही लिख लेना। कम्मान बान छूटे ही अपार, लागत लोहो इस सारी धार, घमसान धान सब वीर शेत, घन सोन बहत अस रकत रेत। ये जो पंक्तियां हैं वो किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन करती है? ये पंक्तियां साथियों पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर के की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन ये पंक्तियां करती है। कौन सी पंक्तियां हैं? एक बार और पढ़ते हैं। कमान बान छूट ही अपार, लागत लोह इस सारी धार, घमसान दान सब वीर शेत,
घन श्रोण बहत अस रखत रेत। तो ये पंक्तियां जो है पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना के मध्य जो युद्ध हुआ उनकी पंक्तियां है साथियों। उक्त पंक्तियों में पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है ये पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कई मास वध पृथ्वीरासो का एक महत्वपूर्ण समय या श्रग है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रप्रदाय के पुत्र जल्लण ने पूर्ण किया था। पृथ्वीराज रासो या चंद्रप्रदाय को छप्पे का सम्राट या छप्पे चंद्र का विशेषज्ञ कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्रप्रदाय हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका जो पृथ्वीराज रासो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है साथियों। तो साथियों ये 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन नहीं ये 200 क्वेश्चन है। तो आप लोग पढ़िए और अच्छे से इनके नोट्स बनाइए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं यहाँ पर 71 नंबर के क्वेश्चन से। तो अगले वीडियो का इंतजार आपको जरूर रहेगा। और आप अगर कहो तो मैं वीडियो में क्वेश्चन और बढ़ा दूं, आपको अगर अच्छा लगे तो, या फिर यही चलने दें, जैसा भी आप बोलो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं और उस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है मुझे। अब उस प्रश्न का आंसर अगर आप मुझे देते हो कमेंट करके आंसर देना साथियों, ठीक है। चलिए, जो रसिक प्रिया रचना है, जो रसिक प्रिया रचना है, जो केशव दास की रचना है, ये कैसी रचना थी, इसका आंसर देना। ठीक है, थैंक यू।